नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात नामीबिया से भारत लाए 8 अफ्रीकी चीतों से संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, तो नामीबिया से 8 वन अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। अब ये 8 अफ्रीकी चीतों में 3 मादा 3 नर चीते हैं, वहीं 5 मादा चीते हैं। नामीबिया, जो कि हमने बात की कि अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक पूछा जा सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में। प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है हमारी मुख्य परीक्षा में ये पूछा जाए। तो प्रोजेक्ट चीता जो है विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। इसके तहत एक बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है और प्रोजेक्ट टाइगर का एक भाग है। क्या उद्देश्य है प्रोजेक्ट चीता का? भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाना। क्यों? क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद से ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। इसकी विलुप्ति के कारणों में बड़े पैमाने पर वन्य जीवों का शिकार, प्राकृतिक पर्यावास का नष्ट हो जाना महत्वपूर्ण है। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब प्रोजेक्ट जो चीता है, इस परियोजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीते लाने की योजना बना रही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा। अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि चीतों को पुनः क्यों बसाया जा रहा है, तो क्या महत्व है चीतों को पुनः बसाए जाने का? तो वन्य जीव संरक्षण, इस दिशा में जो वैश्विक प्रयास हैं उनमें भारत अपना योगदान कर रहा है। जैव विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर इको टूरिज्म, इको डेवलपमेंट, स्थानीय समुदाय की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। तो ये सब महत्व हैं चीतों को पुनः बसाने के। अब हमने इसमें एक चीज़ देखी कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीते लाए गए हैं, उनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्यों बसाया गया? तो चीतों को फिर से बसाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे पहली बात है कि उपयुक्त पर्यावास की उपस्थिति है। उपयुक्त पर्यावास की उपस्थिति है, जैसे जल है, ठीक है, घास के मैदान हो गए। चीते के आहार के लिए अन्य वन्य जीवों की पर्याप्त उपस्थिति कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। मानव बस्तियों का भी अभाव है यहाँ, इस कारण से कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चयन से संबंधित, जैसे इस क्षेत्र में भारत की 4 बिग कैट की प्रजातियाँ, जो 4 बिग कैट्स कही जाती हैं, बिग कैट्स प्रजातियाँ कही जाती हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया और चीता हो गया, को प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करने की क्षमता कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। और इसी कारण से अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो कूनो नदी के नाम पर है। अब इसमें हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी अफ्रीकी चीते जो लाए गए उनको कहाँ बसाया गया? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे। अगली बात राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना से संबंधित है, जिसकी स्थापना लोथल क्षेत्र गुजरात में की गई है। किसके द्वारा? पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। अब जो NMHC, इसकी स्थापना की गई है, किस उद्देश्य से की गई? तो भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका विकास हो सके, इसलिए भी इसका एक उद्देश्य इसमें समाहित है। अब कुछ बातें अगर की जाए तो ये जो परिसर है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये परिसर विभिन्न चरणों में पूरा होगा। इसका पहला चरण मार्च 2024 में पूरा होने की संभावना है। अब अगर हम इसमें कुछ और बातें करें
लोथल क्षेत्र के बारे में, तो लोथल क्षेत्र सिंधु सभ्यता का स्थल है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था और लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम ये जाने कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के लोथल क्षेत्र में। लोथल क्षेत्र के बारे में हमने जाना कि ये कैसा है? सिंधु सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज किसने की? SR राव ने की। और दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह ये माना जाता है। NMHC की स्थापना में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। चलते हैं आगे। अगली बात इनोकोवैक वैक्सीन के बारे में है। इनोकोवैक विश्व की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन है, अर्थात नाक के रास्ते दिया जाने वाला ये वैक्सीन है, जिसका विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने किया है। अब ये चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को DGCI द्वारा मंजूरी दी गई है। DGCI से मतलब है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। अब नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज के रूप में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिली है, यानी 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में इनोकोवैक दिया जा सकता है। जैसा कि हमने बात की कि इनोकोवैक क्या है? विश्व की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा इनोकोवैक के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, उससे संबंधित है। कब ये सम्मान मिला है? सितंबर 2022 में। भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। उनको नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अब इस परंपरा की शुरुआत 1950 से हुई, जिसमें भारत व नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी सेना की जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख को किस देश के सेनाध्यक्ष की मानद रैंक मिली है, तो ध्यान रखना वो नेपाल होगा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात PM श्री स्कूल योजना से संबंधित है, जिसका प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना का क्या उद्देश्य है? विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का उन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। अब विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का उन्नयन, इससे क्या मतलब है कि आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मौजूदा स्कूलों को ही, जिसमें स्मार्ट क्लासेस हो सकती हैं, खोज उन्मुख पढ़ाई पर बल दिया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब इसमें और कुछ बातें कही गई हैं कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित चुनिंदा स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत विकास करेगी और इसमें देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात कही गई, यानी मौजूदा स्कूलों को ही मजबूत किया जाएगा। अगर हम PM श्री स्कूल की विशेषताओं की बात करें तो यह स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक तरीका होगा। जैसा कि हमने बात की कि इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बातें हैं कुछ महत्वपूर्ण PM श्री स्कूल योजना से संबंधित। कब प्रारंभ हुई, क्या उद्देश्य है, इनसे संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हमारी मुख्य परीक्षा में भी PM श्री स्कूल योजना के बारे में लिखने में पूछा जा सकता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के बारे में है, जो देश में अपराध आंकड़ों के संबंध में NCRB द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अब 2021 की ये जो रिपोर्ट है कब जारी की गई? 30 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। NCRB के अगर बारे में हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित की गई संस्था है और इसका उद्देश्य क्या है स्थापना का? अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में ये संस्था स्थापित की गई है। ये कुछ और रिपोर्ट भी जारी करती है, जैसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट NCRB ने जारी किया, और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे एक्सीडेंट्स, डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट,
रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये सब रिपोर्ट्स जारी करती है, ध्यान रखना है एनसीआरबी के बारे में। अब एनसीआरबी की जो 2021 के संदर्भ में ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जिनका हम मुख्य परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछना कठिन है, हो सकता है चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा में ना आए, लेकिन ये जो भी आंकड़े हैं ये हम मुख्य परीक्षा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर हमें ये समझनी जरूरी है कि जो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में ये पता चलेंगी कि भारत की अभी किन मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और कहाँ हम उन्नति कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें पहले आंकड़े को देखें कि पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी आई है, ठीक है। क्राइम रेट भी कम हुआ है, अभी हम और बात इसमें करेंगे, तो यहाँ हमें बेहतर स्थिति समझ में आती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हत्या के पंजीकृत मामलों में वृद्धि है, अपहरण के पंजीकृत मामलों में वृद्धि है, तो यहाँ एक गंभीर स्थिति बताई जाती है। तो इस रिपोर्ट के निष्कर्ष इन मामलों में महत्वपूर्ण है। हम कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। जैसे पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी आई है। अब संज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, उनको कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। तो पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी हुई है 2020 की तुलना में। 2020 में पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या जो थी लगभग 66 लाख थी, अभी 2021 में ये लगभग 60.9 लाख है। तो यहाँ हमें अच्छी स्थिति दिखाई देती है। देश में क्राइम रेट अभी कितना है? 445.9, ठीक है। क्राइम रेट का मतलब क्या है? प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर अपराधों की संख्या। ये 2020 से अगर तुलना करें तो 2020 में ये क्राइम रेट कितना था? 487.8। तो यहाँ भी बेहतर स्थिति हमें दिखाई देती है। और अगर हम बात करें कि जैसे हत्या के पंजीकृत मामलों में 0.3% की वृद्धि है, इसमें पहला राज्य कौन है? यूपी है, और हमारे मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। अपहरण के पंजीकृत मामलों में 19.9% की वृद्धि है, फर्स्ट यूपी है, एमपी फोर्थ है यहाँ भी। फिर आप देखेंगे लापता व्यक्तियों की संख्या में 20.6% की वृद्धि है। लापता बच्चों की संख्या में, जब भी आप बच्चों से संबंधित मुद्दे लिख रहे हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इन डाटा का प्रयोग करके अपनी बात रख सकते हैं। बात ऑथेंटिक होगी और आपको अच्छे अंक मुख्य परीक्षा में जरूर मिलेंगे। मानव तस्करी से पंजीकृत मामलों में आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध के पंजीकृत मामलों में 15.3% की वृद्धि इस रिपोर्ट में बताई गई, यानी यहाँ भी गंभीर स्थिति है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ पंजीकृत अपराध के कुल मामलों में सर्वाधिक अपराध पति या उनके परिचितों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, और यहाँ पर शीर्ष राज्य बताया गया है यूपी, और सबसे कम मामले जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित है वो नागालैंड में है। दहेज से संबंधित कुल मामलों में यूपी में 1/3 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि महिलाओं के संबंध में जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, निबंध में लिख रहे हैं, मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं, तो ये आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं आप। कुछ और बातें बताई गई हैं कि रेप के पंजीकृत मामलों में 19.34% की वृद्धि है, जिसमें पहला राज्य राजस्थान है, वहीं हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो यहाँ भी गंभीर स्थिति दिखाई देती है। वहीं सबसे कम मामले जो हैं वो नागालैंड में दर्ज हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी पंजीकृत मामलों में 16.2% की वृद्धि है। फर्स्ट यहाँ पर एमपी है, जहाँ बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी पंजीकृत मामलों की संख्या सर्वाधिक है। अगर साइबर अपराध की तरफ देखें तो 5.9% की वृद्धि 2020 की तुलना में हुई है। और शीर्ष राज्य जहां साइबर अपराध की संख्या ज़्यादा है वो तेलंगाना है, और सिक्किम और पुदुचेरी में कोई भी ऐसे मामले साइबर अपराध के सामने नहीं आए हैं। अगर हम एससी से संबंधित अपराधों में देखें तो 1.2% की वृद्धि हुई है, और पहला स्टेट कौन सा है? यूपी रहा है। वहीं एसटी से संबंधित अपराधों में 6.4% की वृद्धि इस रिपोर्ट में बताई गई है, जिसमें पहला स्थान एमपी का रहा है। ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध में 5.3% की वृद्धि है। राज्य के विरुद्ध अपराधों में 0.8% की कमी आई है। तो ये यहाँ पर कमी अच्छी स्थिति को बताती है। आर्थिक अपराध में भी 19.4% की वृद्धि हुई है। अब अगर आप मुख्य परीक्षा में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कुछ मुद्दे लिख रहे हैं तो वहाँ आप बता सकते हैं कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध में
5.3% की वृद्धि है और इसमें शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो ये 2021 हमारे मेंस वैल्यू एडिशन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। फिर एनसीआरबी के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में विलय से संबंधित है। अब ये पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी किसकी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व सीएम रहे हैं। 19 सितंबर 2022 को इन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने की घोषणा की और इसीलिए पंजाब लोक कांग्रेस का पार्टी चर्चा में रही। तो हमें ध्यान रखना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अब ये जो प्रतिबंध लगा है वो यूएपीए एक्ट 1967 के तहत लगा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। अब अगर हम पीएफआई के बारे में जानें तो पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। अब क्यों इस पर बैन लगाया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ संबंधों, देश विरोधी एवं आतंकी गतिविधियों के साथ साथ हिंसक मामलों में इसकी संलिप्तता रही है और इसी कारण भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि पीएफआई क्या है या पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात गुलाम अली खटाना से संबंधित है। ये भी चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता हैं और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि गुलाम अली खटाना कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर के हैं, राज्यसभा में इनका नॉमिनेशन हुआ है और ये पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। आगे देखते हैं। एक अगली बात जो महत्वपूर्ण है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसे दार्जिलिंग जो भी कहते हैं, उससे संबंधित है। हाल ही में चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। कब? 10 सितंबर 2022 को चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन, और उसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया और इसीलिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इसकी अवस्थिति को लेकर पूछा जा सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित चिड़ियाघर है और इसीलिए इसको दार्जिलिंग जो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित है, जिसका आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। अब उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश है और इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो ये ध्यान रखना है। तो एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अब हम कुछ निष्कर्ष जान लेते हैं इस 22वें शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 22वें शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात समरकंद डिक्लेरेशन के बारे में रही। इसमें समरकंद घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत एससीओ की वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई और भारत को पहली बार एससीओ की अध्यक्षता मिली है 2017 में शामिल होने के बाद, यानी वर्ष 2023 का 23वां सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। अगली बात, वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। अब क्या उद्देश्य है पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित करना? तो इसका उद्देश्य है कि एससीओ के सदस्य देशों की समृद्ध विरासत और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिले। अगली बात, समर
डिक्लेरेशन में रही कि ईरान को एससीओ का 9वां सदस्य स्वीकार किया गया। अभी एससीओ के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे मूलभूत, उसमें समझ में आएगा कि अभी तक 8 सदस्य थे और एससीओ का 9वां सदस्य कौन है, ईरान है। कुछ और बातें इसमें महत्वपूर्ण रही कि जैसे 2021 एससीओ ईयर ऑफ कल्चर मनाया गया, 2023 को एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म मनाने की बात इसमें कही गई और इसमें तजिकिस्तान का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स 2025 के रूप में मनाया जाना चाहिए, यानी ग्लेशियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को मनाया जाना चाहिए। तो उसके तजिकिस्तान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अब हम एससीओ के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं जो हो सकता है हमारी एग्जाम में पूछा जाए। जैसे एससीओ का फुल फॉर्म हमने देखा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु तो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पूर्व संस्था क्या है, संघाई 5 बोला जाता था। संघाई 5 इसकी पूर्व संस्था थी। 1996 में 5 देश आए थे जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान। जैसा कि हमने बात की कि मध्य एशिया में सुरक्षा चिंता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो संघाई 5 के रूप में स्थापना हुई। 2001 में एससीओ की स्थापना मानी जाती है क्योंकि इसका पहला सम्मेलन 2001 में हुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान जो हैं 2017 में इसमें शामिल हुए। और अभी हमने बात की कि इस साल के जो सम्मेलन में ईरान भी शामिल हो गया, तो इस प्रकार से ईरान 9वां सदस्य हो गया। तो 5 यहाँ थे, छठा उज्बेकिस्तान हो गया और भारत पाकिस्तान 7 और 8 हो गए और ईरान 9वां हो गया। तो ये बातें हैं। अब अगर हम एससीओ के प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये 40% ग्लोबल पॉपुलेशन का कवर करता है, वहीं ग्लोबल जीडीपी का 30% ग्लोबल जीडीपी का कवर करता है ये। अब अगर हम एससीओ के बारे में और जानें तो एससीओ की जो एक संस्था है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ये सर्वोच्च निकाय है निर्णय लेने वाला। कुछ और संस्थाएं हैं एससीओ की, एक संस्था है रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना। तो रैट्स किसकी संस्था है, ये ध्यान रखना है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चीन में है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर एससीओ के बारे में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में एससीओ चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इसका 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में। अब अगला कब होगा, भारत में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। वाराणसी के बारे में पूछा जा सकता है, ईरान के बारे में पूछा जा सकता है कि 9वां सदस्य कौन सा देश है। ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। अगली बात मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में है, जो 8 सितंबर 2022 को जारी की गई। जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी की गई। अब कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जान लेते हैं एसडीआर के बारे में। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 3 आधारों पर यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, जिसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। ये 3 आधार हैं जिन पर यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। कब से जारी कर रहा है, 1990 से प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। महबूब उल हक जो कि बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 1990 में तैयार की गई थी और तभी से ये जारी हो रही है। अब अगर हम इस वर्ष की रिपोर्ट की तरफ नज़र डालें तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका रहा है, इसमें सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है, दूसरा स्थान नॉर्वे का रहा है। वहीं 191 देशों को इस बार इस सूची में जगह दी गई है, जिसमें दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम 191 स्थान पर रहा है। अगर हम भारत की ओर नज़र डालें तो भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.633 है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें, 2020 से तुलना करें, तो भारत की रैंक 189 देशों में 131वीं थी और भारत का जो एसडीआई सूचकांक था 0.645 था। तो इस बार 633 है, यानी हमारी रैंक गिरी है, हम और निम्न स्तर पे पहुंचे हैं। और इस रिपोर्ट में भारत की जो मानव विकास की स्थिति है वो मध्यम बताई गई है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है।
ठीक है। यूएनडीपी 2021-22 की जो रिपोर्ट है, पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। अभी तक नॉर्वे हर बार रहा करता था, लेकिन पहली बार है कि स्विट्जरलैंड है इसमें। नॉर्वे दूसरे नंबर पर रहा है। लास्ट स्थिति किसकी है? दक्षिणी सूडान की है। और भारत 132वें स्थान पर रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत जापान 2+2 वार्ता से संबंधित है। भारत जापान के बीच दूसरी 2+2 वार्ता हुई है। कहाँ हुई है? इसका आयोजन हुआ है टोक्यो जापान में 8 सितंबर 2022 को। अब ये दूसरी वार्ता हमने जैसे बात की, तो पहली कब हुई थी? 2019 में हुई थी। अब कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अभी ये दूसरी है जो कि जापान टोक्यो में हुई है। अब 2+2 वार्ता मंत्री स्तरीय वार्ता होती, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के भाग लेते हैं। अब 2+2 वार्ता का क्या उद्देश्य है? कि पारस्परिक संबंधों के विस्तार एवं उनमें प्रगाढ़ता लाना। जिन देशों के बीच 2+2 वार्ता हो रही है, भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व रूस हैं। अब अगर हम भारत जापान के बीच जो ये दूसरी 2+2 वार्ता है, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से मुद्दे जो रहे जिन पर इन्होंने चर्चा की, तो यूक्रेन संकट है, एशिया प्रशांत पर चीनी आक्रामकता को लेकर बातें की गई, क्षेत्रीय संप्रभुता व अखंडता पर जोर देने की बात कही गई, कोविड-19 महामारी को लेकर भी इस वार्ता में बातें की गई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जापान की दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ हुई? टोक्यो जापान में। और ये बात भी पूछी जा सकती है कि किन किन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से संबंधित है। इनका निधन 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में हो गया। अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरा नाम क्या था? एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। इनके अगर हम शासनकाल की ओर नज़र डालें तो 1952 से 2022 तक इनका शासनकाल रहा, यानी 70 वर्ष और 214 दिन का इनका शासन रहा। और यूके के शासन की ये औपचारिक प्रमुख रही हैं लगभग 70 वर्ष। सर्वाधिक समय तक यूके के शासनाध्यक्ष के रूप में इनका रिकॉर्ड है। हालांकि विश्व में यह स्थान दूसरा है। विश्व में सबसे ज़्यादा शासनाध्यक्ष के रूप में लुई 14वें, जो कि फ्रांस के राजा थे, उन्होंने शासन किया। लुई 14वें का अगर हम काल देखें तो इनका 1643 से 1715 तक फ्रांस के शासनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शासन किया। लगभग 72 वर्ष 110 दिन का ये कार्यकाल रहा। अब अगर हम एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ और बातें जानें तो ये इन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा इन्होंने 3 बार की। कब कब की? 1961 में, 1983 में और 1997 में। ब्रिटेन के साथ साथ ही 14 अन्य राष्ट्रमंडल देशों की महारानी थी और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। इसी कारण ये चर्चा में रही हैं। भारत की ओर से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में सम्मिलित हुई। तो ये बातें ध्यान रखनी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है ये पूछा जाए कि महारानी की अंतिम विदाई में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की ओर से कौन गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात चार्ल्स तृतीय से संबंधित है। अब ये चार्ल्स तृतीय कौन है? ये ब्रिटेन के नए सम्राट बने। क्यों? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, जैसा कि हमने बात की 8 सितंबर को, और उनकी जगह पर चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। अब ये चार्ल्स तृतीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ही सबसे बड़े पुत्र हैं, 73 वर्षीय हैं। और इससे पहले ये प्रिंस ऑफ वेल्स थे, यानी वेल्स के राजकुमार थे। चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें ब्रिटेन का नया सम्राट नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली जानकारी है, अमेरिका ने अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र, मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह दर्जा 2012 में दिया गया था और अभी 23 सितंबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आदेश जारी करके इस गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब अफगानिस्तान को यह दर्जा प्राप्त होने से
अमेरिका से बड़े पैमाने पर सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, नाटो राष्ट्रों के समान ही। और अभी अफगानिस्तान का ये दर्जा समाप्त हो गया तो ये सुविधाएं अब नहीं मिलेंगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश का मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा समाप्त किया है, तो वो होगा अफगानिस्तान। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा से संबंधित है। कब हुई है? 5 से 8 सितंबर 2022 को। और इसमें जो भी बातें महत्वपूर्ण रहीं उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें नदी जल साझाकरण को लेकर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुशियारा नदी के जल बंटवारे संबंधी समझौता संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच लगभग 54 नदियों का सीमा पारी जल साझा होता है और इसमें कुशियारा नदी के जल बंटवारा संबंधी समझौता इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा। तो कुशियारा नदी के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो कुशियारा नदी बराक की सहायक नदी है। बराक की सहायक नदी है ये। और ये जो कुशियारा नदी जल बंटवारा समझौता हुआ है ये 1996 के बाद पहला समझौता है। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1996 में। तो उसके बाद ये पहला है। ध्यान रखना है कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना है। और जो बातें पूछी जा सकती हैं, कुशियारा नदी के बारे में पूछा जा सकता है, किसकी सहायक नदी है, कहाँ बहती है, अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच कुशियारा नदी के जल के बंटवारे संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित है। भारतीय प्रधानमंत्री दिवंगत पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के उद्देश्य से इन्होंने जापान की यात्रा की। ज्ञात हो कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कब? 8 जुलाई 2022 को। और इनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को ही हो गया था। अभी राजकीय अंतिम संस्कार 27 सितंबर 2022 को हुआ और उसी में सम्मिलित होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए। ये जो इनका राजकीय अंतिम संस्कार है विश्व में अब तक का सबसे महंगा अंतिम संस्कार माना जा रहा है, जिसमें लगभग 97 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर जापानी रुपए में बात करें तो 1.8 अरब येन खर्च हुए। और यहाँ पर राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 200 देशों से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तो ध्यान रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा जो 27 सितंबर 2022 को संपन्न हुई, किन अर्थों में महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात कजाकिस्तान से संबंधित है। कजाकिस्तान ने अपने राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना रख दिया है। अभी तक कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? नूर सुल्तान। तो अब इसके बारे में बातें जान लेते हैं कि नूर सुल्तान क्यों नाम पड़ा था, अभी अस्ताना नाम क्यों रख दिया है। तो कजाकिस्तान 1991 के यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये इसका उदय हुआ था। जैसा कि पता है कि कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। अब पहले इसकी राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान। और अभी सितंबर 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? अस्ताना कर दिया गया है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति रहे हैं नूर सुल्तान नजरबायेव। और इनका कार्यकाल, हमने क्या कहा कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 के पश्चात कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नूर सुल्तान नजरबायेव। और इनका कार्यकाल रहा है 1990 से 2019 तक, लगभग 30 वर्ष। 2019 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और तत्कालीन जो नए अंतरिम राष्ट्रपति थे कासिम जोमार्त तोकायेव, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में ही राजधानी अस्ताना का नाम बदल के क्या कर दिया था? नूर सुल्तान। और अभी सितंबर 2022 में राष्ट्रपति तोकायेव ने फिर से राजधानी का नाम अस्ताना करने का प्रस्ताव पेश किया है और जिसकी स्वीकृति संसद को मिल गई है। तो ये कहानी थी कि किस प्रकार से नाम बदला। कुछ और बातें महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी कजाकिस्तान में एक अन्य बिल पारित हुआ जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 7 वर्ष का होगा। पहले 5 वर्ष का था, अब 7 वर्ष का होगा।
एक और नए कानून के तहत राष्ट्रपति को उसके दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो अब अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, बाद में नूर सुल्तान हुई, फिर अब इसे पुनः अस्ताना कर दिया गया है। हमने इसके पीछे कहानी समझी। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात हरिकेन फियोना के बारे में है। हरिकेन फियोना अटलांटिक महासागर में आया। कब? सितंबर 2022 में। इसने उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती राष्ट्रों में भयंकर तबाही मचाई। तटवर्ती राष्ट्रों में प्यूर्तो रिको, डोमिनियन रिपब्लिक, ये सब देश आते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि हरिकेन फियोना कहाँ आया, तो अटलांटिक महासागर में। किन किन राज्य इससे प्रभावित रहे, तो उत्तरी अमेरिकी जो राष्ट्र हैं जैसे प्यूर्तो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब इससे प्रभावित रहे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने सितंबर 2022 में चर्चा में रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।